कार्यक्रम लोकमंच के सभी दर्शकों का मैं प्रतीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं। दर्शकों, कहते हैं कि कोरोना महामारी अभी हमारे बीच से, हमारे देश और हमारे विश्व से गया नहीं है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो हमारे जो देश के जो फौजी हैं, जो जवान हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं, उन पर आए दिनों जो घटनाएं हो रही हैं, जो वो घायल हो रहे हैं, ये सिलसिला चलता आ रहा है। इन सब सिलसिलों के बीच आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं संकल्प से सिद्धि विषय लेकर, और हम आज बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी केसेस होते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा शब्द जो आता है सामने वो है समाज सेवा। तो आज हम स्टूडियो में लेकर आए हैं ऐसे ही समाज सेवी जो आपसे रूबरू होंगे। आइए मैं उन समाज सेवियों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे पहले मेहमान हैं हरिप्रसाद जोशी जी, जो कि बिजनेसमैन हैं और पेट्रोल पंप के संचालक हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं विनय भार्गव जी, जो कि एक डेयरी और रेस्टोरेंट के संचालक हैं, ओनर हैं। सो जोशी जी, भार्गव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। तो जोशी जी, मेरा पहला सवाल है, जैसा कि हमारा विषय है संकल्प से सिद्धि, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी उम्र से ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा संकल्प है जिसे लेकर आप उसकी सिद्धि के लिए अनवरत जारी हैं? शर्मा जी, जिंदगी में बहुत सारे संकल्प होते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संकल्प आज मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ जी। उन महत्वपूर्ण संकल्पों में ये है कि मेरे देश के जो जवान जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की दुआ मांगना जी, और शहीद के परिवार के बच्चों को पढ़ाई और शादी ब्याह के लायक खर्च देना जी, और साथ ही साथ मेरी और भी जो संकल्प हैं जी, उनमें एक है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो कोरोना महामारी या अन्य कारणों से माता पिता से बिछुड़ चुके हैं, जी, जी, उनको शिक्षा प्रदान करना और भूखे को भोजन कराना, ये मेरा 2 महत्वपूर्ण संकल्प है जी। और इन महत्वपूर्ण संकल्प के लिए ही मैं अपने जीवन में यह कार्य कर रहा हूँ जी। तो दर्शकों, जोशी जी का परिचय मैं आपको दे दूं कि ये एक पेट्रोल पंप के संचालक है, जैसे कि मैंने भूमिका में कहा, लेकिन इनके पेट्रोल पंप के जो इनकम है उसका एक हिस्सा जो है शहीद के परिवारों तक जाता है। आइए हमारे समाज सेवी और हैं विनय भार्गव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा संकल्प है जो आपको दिन रात सोने नहीं देता, जिसकी पूर्ति में आप लगे हुए? शर्मा जी, मेरा जो संकल्प है, क्योंकि मेरी शिक्षा बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से हुई जी, और ऐसे परिवार से मैं हूँ जहाँ समाज सेवा के ही कार्य किया जाता है। बिल्कुल। मैं बचपन से ही अपने बाबा जी को, फादर को देखता रहा समाज सेवा के रूप में जी। उन्होंने चिड़ियों को दाना खिलाना, अच्छे कार्य करना, गरीबों का मदद करना, नीडी लोगों की स्वभाव मेरा है। तो उस परिवार का खून हमारे अंदर है, तो मैं भी चाहता था अपने संस्कार अपने परिवार की तरह आगे बढ़ूँ और उनका नाम रोशन करूँ। तो एक मन में डिसीजन लिया कि जीवन में खाली यूं ही व्यर्थ नहीं शरीर जाएगा। अगर मानव जन्म लिया है, अगर मनुष्य योनि में आए हैं, तो कुछ ऐसा करके जाओ तो दुनिया याद करे। तो अपने हाथों से मैं यही संकल्प लेकर रखा हूँ कि मुझे समाज सेवा करनी है, मानव सेवा करनी है, पर्यावरण सेवा करनी है। जितनी सेवाएं हैं इस धरती पे, मेरा सौभाग्य रहेगा अगर मुझे उस चीज़ का मौका मिला सेवा करने का। ये मैं संकल्पित हूँ और जब तक मैं ये शरीर प्राण रहेंगे तब तक सेवा पर यात्रा रहूँगा, देश की सेवा भी करूँगा। क्या बात, और सारी सेवाएं करता रहता हूँ। जी जी। जोशी जी, हम जब कोई संकल्प लेते हैं तो उसके पीछे कोई प्रेरणा होती है। ऐसा विचार कैसे आया कि इन सब चीज़ों में आगे बढ़ें, और आप ये सेवाएं जो है कब से कर रहे हैं? शुरुआत कब से हुई, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। शर्मा जी, ये जो सेवा का कार्य है जी, ये मैं लगभग 25 वर्षों से कर रहा हूँ और ये संकल्प और मैंने लिए हैं जी, उनके पीछे मेरे को जो प्रेरणा मिली है वो हमारे माता पिता हैं, साधु संत है, संत मुनि हैं, उनके सत्संग के द्वारा की गई है। और आप ये जानिए कि किसी भी कर्म को करने के लिए तपस्या साधना की आवश्यकता होती है। उस तपस्या के अंतर्गत मैंने पिछले 20 वर्षों से चरण पादुका छोड़ी हुई है। गर्म कपड़े ओढ़ना, बिछाना और पहनना ये भी मैंने छोड़ा है। और इन सारे संकल्पों की सिद्धि के लिए मैंने एक समय सिर्फ भोजन ग्रहण करने का लिया है जिंदगी भर के लिए, और यही मेरी प्रेरणा का सबसे मुख्य कारण है। जी, प्रेरणा सच में एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब भार्गव जी, जब हमने देखा कि दूसरे लॉकडाउन के तहत चारों तरफ मौत का तांडव था, चारों तरफ हम अपने घरों में घुसे हुए थे, सरकार के नियमों का पालन कर रहे थे, तब मैंने देखा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो जन जन तक पहुंच रहा है, गरीबों तक पहुंच रहा है, सैकड़ों हजारों परिवारों तक आपने जो है मदद पहुंचाई है। कृपया उस पुनीत कार्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि उस लॉकडाउन में ऐसा क्या विचार आया कि आज जिसकी बदौलत आप यहाँ बैठे हैं।
शर्मा जी, मैं मतलब मेरे फादर या पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी दान करो, अच्छे कार्य करो तो लेफ्ट से करो, तो राइट को नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि आज मंच पे मुझे सौभाग्य है मेरे माता पिता का आशीर्वाद से और मेरे बाबा जी का कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ ठाकुर जी का। तो मैं एक्चुअली में जब मेरे, जैसे आपने बताया कि मेरा प्रतिष्ठान और है, मेरा रेस्टोरेंट है, तो कुछ ही दिन पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले मेरा राशन इकट्ठा आता है। 10-15 दिन की इन्वेंट्री रहती है, 15 दिन की इन्वेंट्री रहती है। तो उसी के 2-3 दिन पहले ऑलरेडी राशन आके मेरी गोडाउन में भरा हुआ था। तो उस बीच अचानक सडन हुआ कि 2 दिन पहले प्लानिंग चल रही थी कि लॉकडाउन होगा, ये होगा। तो फिर लॉकडाउन होने के बाद मैं अपने घर पे भोजन कर रहा था, दोपहर में खाना मैंने आप रियली एक निवाला गले के नीचे डाला, तो मुझे एक अंदर से अजीब सी फीलिंग आई कि आपके पास तो भंडार है, मेरे पास इतना पर्याप्त मात्रा में भंडार था कि मैं शायद साल भर भी बैठे बैठे वहाँ खा सकता था अगर। तो मुझे अपने बारे में नहीं, मुझे लगा कि कोरोना से भगवान ना करे जो मिस हैपनिंग होगी, दुर्भाग्यवश जो लोग जाएंगे, मैं हो सकता है मैं भी जाऊँ या जो भी जाए, लेकिन कोई भूख से नहीं जाना चाहिए। भूख होगा तो इम्यूनिटी काम कर जाएगी, उसकी और चीज़ों में प्रॉब्लम। तो मैंने उसी समय ये संकल्प लिया कि जो भी राशन मेरे पास पड़ा हुआ है, पर्याप्त मात्रा में था, एटलीस्ट कम से कम आटा और गेहूँ, चावल और आलू की बोरियाँ और प्याज। मैं कहा कुछ नहीं मिलेगा तो आलू प्याज खा के यार नमक रोटी खा के आटा की व्यवस्था कर दो। तो मैं उसी क्षण, जब तक शाम को उसी दिन स्टार्ट किया, मैंने कहा इसी दिन ही स्टार्ट करा। मैंने भोजन को उस समय छोड़ा और अपने जो स्टाफ है उनसे बोला गाड़ी निकालो और ये पैकेट्स फटाफट बनाओ। और लिटरली स्टार्टिंग वाले दिन करीब हम 30-40 घर में, लगभग 30 से 35 घर दे के आए थे। उसके बाद मैंने भोजन ग्रहण किया था। तो मुझे अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिला और मुझे खुशी हुई कि चलो वो अनाज किसी के काम आया, और शायद उस अनाज को खा के लोगों की कुछ मैं इस लायक बना कि मैं किसी का अच्छा कर पाऊँ। तो दूसरे लॉकडाउन के तहत कितने घरों तक आप पहुँच पाए भार्गव जी? सर देखिए, मैंने अभी आपसे बोला कि मैं डाटा मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन मेरा अनुमान ये है, क्योंकि जिस समय मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे कभी भी सब सोशल में कोई मुझे देखे या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं करूँ, मैं अपने कर्तव्य करते रहा। लेकिन जो मेरा एस्टिमेट था आटे का जो प्लानिंग है, लगभग 1000 के आसपास 1000 परिवार को राशन पहुँचा है मेरे द्वारा। और मैं माध्यम था, मेरे द्वारा नहीं, मैं क्षण मात्र कुछ भी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है। तो मैं माध्यम बन के उनके काम आया। और लगभग एक अच्छे पेपर आर्टिकल्स ने भी मेरी स्टोरी निकाली हुई है। हाँ, जिसको मैं मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था, वो मुझे लोग देख रहे थे। अच्छा, तो वो वर्क रिफ्लेक्ट करता है, मैं अपना कर्म कर रहा था और ईश्वर अपना कर्म कर रहा है। जी, तो मेरा सौभाग्य है। कर्म प्रधान देश हमारा भारत। और आइए मैं जोशी जी जानता हूँ। जोशी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पेट्रोल पंप का जो इनकम का हिस्सा है वो शहीद परिवारों तक जाता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये आप कैसे करते हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है? शर्मा जी, यह पेट्रोल पंप जब प्रारंभ हुआ, बिल्कुल अभी उन्हें 11 महीने ही लगभग हुए हैं जी। हमारा शहीद परिवार को जो आर्थिक मदद देना है, वो साल भर की नेट इनकम की जो शुद्ध आय आती है जी, वह उन परिवार को दी जाएगी। और उनका निर्धारण हम लोग अपने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हुई आय को देंगे जी। और उनके परिवार को खोजने की व्यवस्था हमारे देश के सैनिक कल्याण बोर्ड जी, आर्मी हेडक्वार्टर, पुलिस मुख्यालय और भूतपूर्व सैनिक जो हैं, उन्होंने जो संगठन बनाया है जी, उनसे डाटा प्राप्त करके, उनसे नाम प्राप्त करके उनके परिवारों तक यह व्यवस्था पहुंचाई जाएगी जी। और इन व्यवस्थाओं के तहत वह पेट्रोल पंप खुला गया है। और हम ये नहीं चाहते कि नाम अमर जवान है तो किसी भी तरह से कोई भी असुविधा देश के जवानों को न हो, वो हम विशेष ध्यान रखते हैं। विनय जी, अभी आपने बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन के तहत आप लोगों तक पहुंचे। सरकार वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लोगों को प्रेरित कर रही है। हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए खर्च दर्शकों सरकार कर रही है कि वो आपको जागरूक करें और वैक्सीनेशन आप जरूर लें इसके लिए। लेकिन मैंने अचानक आपके प्रतिष्ठान से गुजरते किसी बोर्ड पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि आप अपने लेवल में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोग वैक्सीनेशन के लिए एक, देखिए किसी भी काम को करने के लिए छोटी सी अगर प्रेरणा मिले या छोटा सा अगर शौक या उसमें एक हॉबी जुड़ जाती है, अपना पसंद अगर हम जोड़ लेते हैं तो उसमें एक नई प्रेरणा जुड़ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के लिए कुछ ऐसा प्रयास आप कर रहे हैं शायद? जी, वैक्सीनेशन जब से स्टार्ट हुआ, देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपना कार्य कर रही है, बहुत अच्छे लेवल पे काम करके किया जी। इवन कोविड की जो वेलनेस टीम थी हमारी, डॉक्टर, सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, सभी लोगों ने बहुत अपना योगदान किया और उनके योगदान से ही आज हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हुए हैं काफ़ी हद तक। और जो हमारे बीच नहीं है उनके लिए मुझे बहुत अफसोस खेत भी है। और शायद हम
उनको नहीं सपोर्ट कर पाए। जी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब लोग अपनी अपनी अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, क्यों नहीं कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मेरा, उसमें हम अगर वैक्सीनेशन के बाद लोग बोलते हैं थोड़ा वीकनेस आती है और थोड़ा सा फील आता है, तो मैंने दूध और पेड़ा स्टार्ट किया कि चलो एक्चुअली में केसर दूध हम पिलाएंगे और पेड़ा पिलाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ लोग एंजॉय करने आएंगे, चलो बिल्कुल इनके यहाँ चल के केसर दूध पी के आते हैं, पेड़ा खा के आते हैं। तो मुझे एक मोटिवेशन था लोगों के लिए और एक सेवा करने का। मैंने बोला कि सेवा, मानव सेवा उसमें शामिल भी हो गई। हमने अपना कर्तव्य निभा लिया और हम और सरकार का हम देश के, हम वही बोला कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी 250 या 300 रुपए लगभग वैक्सीनेशन पे खर्च किए। तो मैंने कहा कि चलो 25-20% मैं भी कुछ भागीदारी निभा लेता हूँ। तो मैंने भी वो केसर दूध और पेड़ा उनको, तो मतलब 48 आवर्स के तहत अगर कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचे कि भाई मैंने वैक्सीनेशन लगवाया है, उसको मैसेज एक दिखाना रहता था। और कुछ लोग नहीं भी दिखाते थे, कुछ पहले भी पी के आते थे, सर मैंने 2 दिन पहले पिया, तो उनको भी अपन कोई इशू नहीं है। जब उनके चेहरे पीने के बाद मुस्कुराहट आती है ना, उसको सर अच्छा, उसको एंजॉय करते हैं। जब सेवा करने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उस जो मजा उस क्षण में आता है वो सर उसमें मुझे अच्छा लगता है। जी। तो भार्गव जी, जोशी जी, वक्त हो चला एक अंतराल का, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक के पहले जोशी जी हम पेड़े और दूध की बात कर रहे थे। आइए अब विषय की ओर चलते हैं। शहीद परिवारों की मदद आप करते हैं, इसके अलावा जोशी जी अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि और किन किन समाज सेवाओं में आप संलग्न हैं। शर्मा जी, मैंने आपको संकल्प के विषय में जब कहा था जी, तो उसके अंतर्गत जब मैंने शहीदों को परिवार की मदद और सेवा की बात की, उनके लिए हम लोगों ने एक पेट्रोल पंप का निर्माण किया है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अनाथ बच्चों के लिए गुरुकुल विद्यालय का निर्माण किया गया है, जहां उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। और उसी के साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए जो हाई लेवल पे उच्च शिक्षा होती है, उन पर हम लोगों ने कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया है। भूखे इंसान के लिए एक भोजनालय का निर्माण किया गया है। पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए, जीव दया के लिए गौशाला का निर्माण किया गया है। और उन सभी निर्माण के द्वारा हम प्रकृति को मानव के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात? क्योंकि प्रकृति पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है, और यदि पर्यावरण का दुष्प्रभाव होगा तो वह तभी होगा जब पशु पक्षियों का भी अंत हो जाएगा, तो पर्यावरण और ज़्यादा समाप्त होगा। तो हमें पशु पक्षी जीव जंतु सबकी जीव दया के प्रति कार्य करना है, और उस कार्य में हम लोग बंजारी धाम ट्रस्ट के द्वारा कार्य कर रहे हैं। जी विनय सर, मैंने देखा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर कारगिल दिवस के दिनों में हम काफ़ी जगह कई प्रोग्राम देखते हैं, पर मैंने आपके प्रतिष्ठान के आसपास इसके लिए कुछ अलग ही व्यवस्था देखी है। कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इन विशेष मौक़ों पर आप हमारे देश की सेवा कैसे करते हैं। शर्मा जी, जैसे मैंने बताया कि मेरी शिक्षा जो है सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, और उसमें मुझे जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का मौका मिलता था, साल में आज भी कल्चर है शिशु मंदिर विद्यालय का, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही थोड़ा अलग रहता है। तो वहाँ पे मुझे सिपाही का रोल मेरे गुरुजी मुझे दिया करते थे। तो मुझे उसी समय जब मैं बहुत छोटा था तो बैंड वगैरह मुझे मिलता था या बिगुल मिलता था बजाने को। तो मुझे उस समय ऐसा फील होता था कि मैं डिफेंस में जाऊँ और जाऊँगा, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती थी, फील होता था। तो किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश मैं डिफेंस में नहीं जा पाया। तो मैंने संकल्प
उस समय भी ये लिया कि हम देश सेवा, देश में फौज में, सेना में जाके नहीं ले पाए हैं, लेकिन देश के जो सेवा हैं, सैनिक हैं, क्योंकि सैनिक से, मेरे हिसाब से सैनिक जो भी हैं पूरे भारतवर्ष के, वो सर्विस नहीं कर रहे हैं, वो देश सेवा कर रहे हैं। तो जब वो उनकी देश की सेवा कर रहे हैं, जिससे आज हम खड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो उनकी वजह से ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना, तो मैं अगर अपनी उनकी सेवा मैं करूंगा तो शायद मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो मैंने फिर, जब मैं जिस स्तर से पहुंच गया, आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं कुछ अच्छे कार्य कर सकता हूँ, और फाइनेंस को लेके हो, चाहे कुछ सपोर्ट के लेके हो, क्योंकि मैंने कुछ अपने कमाई का कुछ परसेंटेज एक अच्छे कार्य के लगाने के लिए संकल्प उसमें भी लिया मैंने। तो फिर डिफेंस के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त को मैं 5 घंटे निःशुल्क, हमारे यहाँ स्वल्पाहार रहता है पूरी डिफेंस फौजियों के लिए। तो हमारा प्रतिष्ठान जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, उस दिन से चाय कॉफ़ी निःशुल्क है और 10% डिस्काउंट है। तो कोविड के बाद मैंने इसमें 4 लोगों को ऐड किया है, और हमारी जो कोविड वॉलंटियर्स टीम थी, डॉक्टर, सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, इन सभी लोगों को मैंने इस बैनर तले के साथ समेट लिया है। और हमारे यहाँ इनके सभी 5 रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए चाय कॉफ़ी निःशुल्क और 10% डिस्काउंट है। इसके साथ साथ हम 6 साल के नीचे हम अपने प्रतिष्ठान में दूध का पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में सिखाया कि 6 साल के बच्चे ईश्वर भगवान का रूप होते हैं, मतलब 0 से 6 ईयर तक के बच्चों का हम उनका दूध का पैसा सर नहीं लेते हैं। वृक्षारोपण की बात की जाए, क्योंकि कोविड में ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी चीज़ें ऑक्सीजन के लिए हम लोग को आज कितना मारामारी करनी पड़ी, तो उसमें भी मैंने अभी लास्ट जो अलग अलग संस्थाएं हैं हमारे रायपुर की, आर्मी है, ग्रीन आर्मी है, और काफ़ी संस्थाएं, उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर पे मैंने काम किया। तो करीब लगभग 250 पौधे पीपल के डोनेशन करने के साथ साथ मैंने वहाँ लगाए भी हैं अपने हाथों से। तो उस पर भी काम कर रहे हैं सर, उससे भी कम से कम समाज सेवा हो रही है, पौधों की सेवा हो रही है। लेकिन एक मैसेज जरूर छोटा सा इसके साथ देना चाहूँगा। पौधे लगाना आसान है, केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भूपेश सरकार जी वगैरह, जो भी हमारे देश भारतवर्ष की जो भी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, क्योंकि उसी पे काम कर रही हैं। कोई भी समाज हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सनल उसके लिए अपने लिए नहीं कर रहा है। तो पौधे लगाने के साथ साथ उसको बच्चे के रूप में इसको पालना है, उसको पानी देना है, एटलीस्ट उसको सपोर्ट तब तक करना है जब तक वो सक्षम न हो जाए अपने आप में। तो मेरा एक निवेदन है, पौधे के साथ एक मैसेज, छोटा सा मैसेज साथ में दूंगा कि कोशिश करें हर व्यक्ति, घर में बर्थडे हो, फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो कम से कम एटलीस्ट गिफ्ट की जगह एक पौधा वितरण करें या डोनेट करें, और उसके साथ उसको ये बताएं कि इस पौधे को बच्चे के रूप में इसको पालना है, क्योंकि वो ही बच्चा हम जनरेशन के साथ साथ हमारे बच्चे को सांस लेने के लिए वही पौधा सपोर्ट करेगा। अगर हम अपनी जनरेशन को एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे, जब तक उसके साथ एक प्लांट्स नहीं लगाएंगे तब तक वो भी उसके आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी है। आगे अगर इस तरह हम लोग ध्यान नहीं दिए तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और दर्शकों कहते हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और भार्गव जी, मैंने सुना भी है कि मीडिया कर्मी तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, आपने उनकी भी सेवा का जिम्मा उठाया है। जी। कई बार मीडिया कर्मियों को मैंने सम्मानित करते हुए, उनके हाथ में मैंने पौधा पकड़ाते हुए मैंने आपको देखा है। तो ये एक अभी कोविड काल के बाद उनका भी एक रोल रहा है इसमें, बहुत कुछ रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है उनका। सभी जो हमने, ये ईश्वर के दूसरे रूप है एक्चुअली। मेरा अपना ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत, कि जो भी कोविड हमारी टीम रही, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी, ये भगवान के भेजे हुए अवतार हैं, और अपने आप में शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द कम पड़ जाएंगे। तो उनका ही मैंने करीब लगभग 135 पत्रकारों का सम्मान रायपुर में किया, और इनको एक पौधा वितरण किया, क्योंकि पत्रकारों का है काम आगे चीज़ों को फैलाना, आगे पॉजिटिव चीज़ें सब करना, सपोर्ट करना। तो एक समाज के प्रति उनका भी दायित्व बनता है कि एक पौधा अगर मैंने उनको डोनेट किया तो उसे मैसेज दें। मुझे भी अच्छा लगा सर इसके। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और कारगिल दिवस में जो है 5 घंटे हमारे यहाँ निःशुल्क सिविलियन का भी रहता है सर। जी 5 घंटे हम कोई भी व्यापार नहीं करते, 5 घंटे के लिए हम टोटल व्यवहार बंद कर देते हैं। अगर उस बीच हमारा राशन पानी कम पड़ जाता है तो फिर अरेंज करके आते हैं, लेकिन 5 घंटे घड़ी देख के हम लोग करते हैं। जी, तो आइए इन विशेष दिनों के बाद जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम किसी सामाजिक सेवा का जिम्मा उठाते हैं तो उसमें परिवार की अहम भूमिका होती है, क्योंकि अपना हिस्सा किसी को देना, उसके लिए परिवार की रजामंदी जरूरी है। तो इसमें परिवार का कितना योगदान है जोशी जी? शर्मा जी, जो परिवार होता है या घर होता है, वो हर इंसान की प्रथम पाठशाला होती है। बिल्कुल। और माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है। हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार में होने के कारण मैं समाज और देश की सेवा करने के लिए अपना समय निकाल सकता हूँ। हमारे संयुक्त परिवार में हमारे भाई, भाभी, पति पत्नी, बच्चे, भतीजे, इन सभी लोगों का इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसे पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि संतों के द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद है और जो वाणी है, उनको पूरा करने के लिए घर का एक व्यक्ति,
एक मेंबर इस कार्य में लगा हुआ है और वो पूरी तरह से सक्षम है और उसको करने के लिए वो हमें पूरी सहयोग करते हैं। अभी चाय कॉफ़ी की बात हो रही थी मेरी ग्वाला साहब से, तो मैंने देखा कि आपके पेट्रोल पंप के आसपास भी ऐसी कोई होर्डिंग, ऐसी बोर्ड लगे हुए हैं जोशी जी? हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य से पेट्रोल पंप खोला है शहीदों के परिवार के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति, वो ग्राहक नहीं, हर व्यक्ति चाहे वो रोड में चलने वाला भी हो, उन सभी के लिए चाय, कॉफ़ी और लेमन टी की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आपको ये आश्चर्य होगा कि रायपुर बिलासपुर के मध्य में ऐसा एक भी सुलभ शौचालय नहीं है जो आम जनता को सुलभ हो। उनके लिए हम लोगों ने 10 टॉयलेट और 10 यूरिनल हाई लेवल के लगाए हैं जो आम जनता के लिए है। बिल्कुल। और साथ ही साथ आने जाने वालों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था, प्यूरीफाइड ठंडे पानी की व्यवस्था, हवा, पानी, इन सब की व्यवस्था के साथ साथ एक गार्डन नुमा बनाया गया है कि आने वाला हर व्यक्ति के साथ बच्चे भी वहाँ पर कम से कम 10-5 मिनट रुके और उसका आनंद ले। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि रास्ते में जब हाईवे में लोग चलते हैं तो हाईवे में चलते समय 100 किलोमीटर के पश्चात ड्राइवर को और बैठने वालों को थोड़ा थकान महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम वहाँ उतर जाए और अपनी थकान को दूर करे। और आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितने भी अकस्मात होते हैं वो थकान और झपकी के कारण ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट कम हो जाए, इस उद्देश्य से हम लोगों ने चाय कॉफ़ी की व्यवस्था की है। तो समाज सेवा का एक दूसरा रूप आप देख पा रहे हैं दर्शकों कि चाय कॉफ़ी देकर सच कहते हैं कि हर चौथे मिनट में कोई ना कोई एक ऐसी बड़ी दुर्घटना रोड एक्सीडेंट में देखी जा रही है। तो समाज की जो सेवा है उसका अलग दायरा, अलग ही परिभाषा आप देख पा रहे हैं। आइए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं और कहते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत जो है अपने घर से करनी चाहिए। आप दोनों ऐसे प्रतिष्ठानों से हैं, ऐसे व्यवसाय से हैं कि आप दोनों के पास ही काफ़ी लोगों का स्टाफ है, तो आप उनके लिए क्या करते हैं, क्योंकि वो भी आपका परिवार ही है? जी भार्गव जी। हम उनके लिए जो भी उनकी बेसिक चीज़ें हैं, मैं वो हमारे बगिया के फूल हैं, हम माली हैं हम। जी। तो माली मतलब परिवार का मुखिया होना, जो अभी जोशी जी ने बताया, जैसा कि आपके द्वारा सुन रहा हूँ, परिवार में मुखिया होना, मुखिया माली की तरह बनिए, सब कुछ अपना है लेकिन अधिकार किसी का नहीं है। तो हमारी प्रतिष्ठान में हमारा अधिकार नहीं है। हमारे जो हम उनको स्टाफ भी नहीं बोलते हैं, माफ़ी चाहूँगा, हमारा परिवार है वो। हम अपने प्रतिष्ठान का परिवार का नाम मैंने दे के रखा है। तो उनका बेसिक नीड्स, उनकी जो राशन पानी, उनकी सैलरी टाइम से देना, उनको कराना, सुविधाएं देना, अभी कोविड में उनके घर में राशन पहुँचाना, तो बेसिक उनके एजुकेशन को लेकर कोई बात हो, अगर कोई है उसके बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, फादर नहीं है, तो बच्चों का देख रेख करना और उनकी सब चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब मेरे व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और उसको निभा रहा हूँ। जी। और अच्छी तरीके से। अगला मेरा जो प्रश्न है वो आपसे है ही, पर आपकी उम्र से है, आपके उस उम्र के अनुभव से है कि आज जो समाज सेवा का जो भाव हम लेकर चल रहे हैं उसका प्रभाव युवा वर्ग पर, आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा, क्या पड़ने वाला है? क्या इसके लिए कोई सुझाव है कि आखिर वो भी इस पथ पर आगे बढ़े? शर्मा जी, क्या है कि यदि हम कोई अच्छे कार्य करने जाते हैं जी, तो हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि उस अच्छे कार्य को देखा जाए जी। आज का युवा वर्ग प्लेटफॉर्म चाहता है और उनको यदि कोई अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा है जी, तो उनकी ओर आकर्षित होकर वो प्लेटफॉर्म में आते हैं और फिर हम लोगों से भी पूछते हैं जी। मेरे यहाँ बहुत युवा वर्ग, आप मानेंगे रोज़ के सैकड़ों युवा वर्ग आते हैं और उसको देख के इतने उत्साहित होते हैं कि हमें भी इसको कुछ कार्य करना है। और मैं आपको बताऊं कि प्लेटफॉर्म यदि हर इंसान को दे दिया जाए, क्योंकि युवा वर्ग जो है हमारे देश का भविष्य है जी। और युवा का मतलब आपको मैं बता दूं कि युवा का यदि उल्टा किया जाए तो वायु है। जिस प्रकार प्रकृति में यदि वायु न रहे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह भारत जो है युवाओं का भरपूर प्रयोग है। 65% युवा है और यदि युवा वर्ग हमारे देश की वायु के समान है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ कार्य करना है। तो समय इशारा कर रही है भार्गव जी, जोशी जी, कि आपसे विदा लेने का समय हो गया। आप यहाँ आए, आपकी जो समाज सेवा की जो भावना है, जो बातें आपने कही, निसंदेह ये हमारे दर्शकों तक पहुँचेगी और वो उसका लाभ लेंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, संकल्प से सिद्धि के तहत आप अभी सुन रहे थे विनय भार्गव जी को और हरिप्रसाद जोशी जी को। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में आपने जो भी कुछ सुना है, जो भी कुछ सीखा है, उसे आप सिद्ध करें। नमस्कार।